बलरामपुर शहर के नज़दीक एक छोटा सा गांव है जिसमें मैं रहता था। रात के करीब 10 बजे थे और कानों को चीरती हुई ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे ही ठंड भी बढ़ती जा रही थी। मैं ठंड से कांपता हुआ अपने घर की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था। घर जाते हुए रास्ते में एक कब्रिस्तान के पास से होते हुए गुजरना पड़ता था, लेकिन आज मुझे घर वापस जाने में बहुत ही देर हो गई थी। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कब्रिस्तान के अंदर से कोई लालटेन लेकर आ रहा है। पहले तो मैं बहुत घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत करके चलता गया और जैसे ही वो थोड़ा नज़दीक आया तो गौर से देखने पर महसूस हुआ कि वो कोई मर्द नहीं था, वो एक नौजवान लड़की थी। मैं सोच में पड़ गया कि ये लड़की रात को इस वक्त यहाँ कब्रिस्तान में आखिर क्या कर रही है। फिर जैसे ही वो मेरे पास आई तो मैंने देखा वो निहायत ही खूबसूरत नौजवान लड़की थी। उसकी खूबसूरती और लालटेन की धीमी धीमी रोशनी मानो कोई 14वीं का चांद हो। आंखें ऐसी कि अगर कोई उनमें एक बार देख ले तो आंखों का दीवाना हो जाए। मैंने उसे पहले सलाम किया, फिर उससे पूछा, आप इतनी रात को इस वीरान कब्रिस्तान में क्या करने गई थी? उसने कहा कि मेरी माँ बूढ़ी है, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, इसलिए मैं रोज़ शाम कब्रिस्तान पार करके ठाकुर साहब की हवेली में काम करने के लिए जाती हूँ और अभी भी वहीं से आ रही हूँ। लड़की के एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में एक भारी सा थैला था। मैंने उसकी मदद करने को कहा तो लड़की ने बिना कुछ बोले थैला मेरे हाथ में थमा दिया और आगे आगे चलने लगी। रात होने के साथ साथ सर्दी भी बहुत बढ़ गई थी। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद उसका घर आ गया। घर क्या, देखने में घर कम भूत बंगला ज़्यादा लग रहा था, जैसे कोई 200-300 साल पुराना खंडर हो। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि यहाँ उस घर के अलावा और कोई दूसरा घर भी मौजूद नहीं था। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने मुझसे कहा कि अंदर आ जाओ, खाना खाकर जाना। मैं उसके इस खंडर घर को देखकर डर भी रहा था, लेकिन देखने की इच्छा भी थी कि आखिर इस घर में वो कैसे रहती है। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अंदर का नज़ारा कुछ और ही था। बाहर से देखने पर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो घर अंदर से ऐसा होगा। ज़मीन पर संगमरमर का पत्थर, एक साइड पर किताबों की लाइब्रेरी, डाइनिंग टेबल, टीवी, रेडियो, मतलब अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो एक इंसान की लग्जरी लाइफ जीने का सभी सामान मौजूद था। मैं सोच में पड़ गया कि इसके पास वो सब कुछ है जिसके बारे में एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये नौकरानी का काम क्यों करती है? लेकिन मैंने इन सभी बातों को इग्नोर कर दिया। रात बहुत हो गई थी। मैंने उससे घर जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, अभी मत जाओ, सुबह चले जाना। रात बहुत हो गई है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। वो मुझे बार बार मना कर रही थी कि अचानक से बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और वहाँ से एक बहुत ही बड़ी उम्र की औरत बाहर आई। लड़की और उस औरत ने इशारों ही इशारों में कुछ बातें की और फिर मालूम करने पर पता लगा कि ये औरत इस लड़की की माँ है। खैर, उनके ज़िद करने पर मैं वहीं रुक गया। असल में मेरे दिल की ख्वाहिश भी यही थी। ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि वो लड़की खाने के साथ मेरे सामने मौजूद थी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैं देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मैंने जब उसे कब्रिस्तान में देखा था तो वो उस वक्त बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी, लेकिन अब उसकी खूबसूरती पिछली बार से कई गुना बढ़ चुकी थी, जैसे मेरे सामने आसमान की कोई परी खड़ी हो। मेरी नज़रें उसके चेहरे पर ही गड़ी हुई थी। उसने धीरे से कहा कि खाना खा लो, और जब मैंने खाना चखा तो खाना भी उसकी खूबसूरती की तरह लाजवाब था, जिसे खाकर मैं बहुत हैरान था। बस इसी तरह रात कब गुजरी पता भी न चला। पूरी रात हम बातें करते रहे,
जिसका नतीजा ये निकला कि हम दोनों की सोच बिल्कुल एक थी। अब हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे। मुझे ऐसा लगा कि उसे मुझ में और मुझे उसमें इंटरेस्ट है। फिर सुबह हुई और मैं घर को रवाना हो गया, लेकिन पूरे रास्ते मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास होता रहा, जैसे वो मेरे साथ साथ चल रही हो। लेकिन ये सिर्फ मेरा वहम था और कुछ नहीं। अगले दिन मैं काम से जानबूझकर देरी से निकला ताकि उससे मुलाकात हो, और मुलाकात हुई भी, और इसी तरह हम रोज़ रोज़ मिलने लगे। बात बढ़ती गई। मैंने एक दिन उससे शादी के लिए कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, पर मेरे पीछे पड़ जाने की वजह से वो राज़ी हो गई। कुछ ही दिनों में हमारी शादी भी हो गई। शादी की पहली रात मैं उसका इंतज़ार कर रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरी खिड़की के साथ कोई खड़ा हुआ है। मैं जैसे ही बाहर गया तो देखा घने अंधेरे के सिवा कोई न था, और मैं वापस अंदर की तरफ चला आया। घर में दाखिल ही हुआ था कि किचन में से कोई चलता हुआ महसूस हुआ। वहाँ गया तो वहाँ कोई और नहीं, मेरी बीवी थी। मैंने उसे जाकर पीछे से गले लगाया और उसके कान में कहा कि तुम्हारी ज़रूरत अभी इस किचन में नहीं बल्कि उस कमरे में है। वो मुस्कुराई और मुझसे अलग हो गई। उसने कहा कि आप चलिए, मैं आती हूँ। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखता हूँ कि वो मुझसे पहले ही कमरे में मौजूद थी। मैं हैरान हो गया और घूर घूर कर उसे देखने लगा। फिर उसने अपना घूंघट हटाया और कहा कि मेरे सरताज, आपकी जगह दरवाज़े पर नहीं बल्कि यहाँ है। मैं उसके पास गया और पूछा कि तुम तो अभी किचन में थी, फिर एकदम से यहाँ कैसे आ गई? उसने कहा कि मैं तो यहाँ कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने इस बात को भी अपना भ्रम समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। खैर, रात गुजर गई। उसकी अजीब अजीब हरकतें देखकर मैं बार बार उस पर शक करने पर मजबूर हो रहा था, लेकिन फिर इन बातों को सोचकर इग्नोर कर देता। शायद ये मेरा भ्रम है। एक रात जब मैं घर वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे बिल्कुल पिछली बार की तरह ही लालटेन लेकर कब्रिस्तान से आती हुई फिर एक औरत नज़र आई। जैसे ही मैंने उसे देखा तो दंग रह गया। वो औरत और कोई नहीं बल्कि मेरी सास थी। मैं उसे हैरानगी से देख रहा था और वो मेरे करीब आकर सीधे चलते हुए मुझे बिना देखे ही आगे निकल गई। मैंने उसे आवाज़ देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रुकी और चलती रही। मैं पीछे भागा, पर इतने में वो रास्ते के दूसरी तरफ चली गई और मेरे सामने से अचानक एक गाड़ी गुजरी। गाड़ी गुजरते ही मैंने आगे बढ़कर उसके पीछे जाना चाहा, लेकिन वो अचानक मेरी नज़रों से गायब हो चुकी थी। ये मंज़र देखकर मैं थर-थर काँपने लगा। मैं सोच में पड़ गया। ये औरत मुझसे सिर्फ 4 कदम की दूरी पर थी और वो एक गाड़ी बीच में से गुजरने की वजह से कुछ ही सेकंड में अचानक गायब कैसे हो गई। मैं घबराता घबराता घर पहुंचा और अपनी पत्नी से पूरा मामला डिस्कस किया। वो मेरी बातें सुनते ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और मैं उसे बेवकूफ़ों की तरह देखता रहा। फिर उसने बताया कि उसकी माँ तो तकरीबन 10 साल से घर से बाहर ही नहीं निकली। मैं हैरान और परेशान था कि फिर वो औरत कौन थी जिसे मैंने वहाँ देखा था। मेरी पत्नी ने समझाया कि आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई होगी, वो यकीनन कोई और औरत होगी। मैंने अपनी पत्नी की बात पर एतबार करते हुए अपनी आँखों को झूठा बना दिया। फिर हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरती रही। हम दोनों शाम को अक्सर बाहर घूमने जाते, बिना जूतों के नदी की गीली मिट्टी पर घूमते। वापसी में मैं कभी कभी उसे गोद में उठाकर लाता। मैं बहुत खुश था, और होता भी क्यों ना, इतनी सुंदर बीवी जो मिली थी। ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी चल रही थी। तभी अचानक ही मेरी पत्नी की माँ का इंतकाल हो गया, और मुझे भी इस बात का बहुत दुख था कि जब से अब तक मैंने उनसे सही तरीके से मुलाकात भी नहीं की थी। मेरी पत्नी उदास रहने लगी। मैं उसकी उदासी समझ सकता था। माँ माँ ही होती है,
इंसान लाख हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहा हो, पर माँ बाप ना हो तो ऐसी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। उसकी माँ के इंतकाल के बाद से उसने कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी, पर मैं समझा कि ये सब माँ को छोड़ जाने के गम में कर रही है। मैं उसे हर हाल में वही हंसी खुशी ज़िंदगी देना चाहता था जो हम दोनों ने अभी शुरू की थी, पर मैं नहीं कर सका। उसकी अजीब अजीब हरकतें मुझे अब परेशान कर रही थी। जैसे कि एक रात की बात है, मैं घर आया और मैंने खाना मांगा तो उसने कहा कि आज खाना नहीं बनाया। मैं उस पर गुस्सा हुआ, लेकिन फिर खामोश हो गया और घर के बाहर जाकर दीवार से टेक लगाकर अंधेरे में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे कोई किसी बर्तन से कुछ निकाल रहा है। मैं फ़ौरन अंदर आया तो देखा कि वो पतीले में से गोश्त निकाल कर खा रही थी। मैं फ़ौरन गुस्से से उसकी तरफ लपका और उस पर शुरू हो गया कि अभी तो खाना नहीं था, फिर ये गोश्त कहाँ से आया और तुम ये कच्चा गोश्त क्यों खा रही हो। उसने मुझसे बर्तन छीना और मेरी आँखों में आँखें डालकर कहा कि यह आपके खाने का नहीं है, और फिर बर्तन को लेकर मेरे सामने फ़र्श पर बैठकर कच्चा गोश्त ही खाना शुरू कर दिया। मैं सोच में पड़ गया कि कोई इंसान कच्चा गोश्त कैसे खा सकता है। वो खाती भी रही और बार बार मुझे देखकर घूरती भी रही। उसका ये रूप देखकर मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने घर के बाहर ही सोना सही समझा। बाहर पलंग बिछाया और लेट गया, और जैसे ही सुबह हुई उसे बिना बताए घर से गायब हो गया। पास ही के गांव में एक मौलवी साहब का घर हुआ करता था, लेकिन वो ज़्यादातर मुंबई में रहा करते थे। मैंने सोचा कि जाकर देखा जाए, क्या पता कि मुलाकात हो ही जाए। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो मौलवी साहब इस वक्त गांव में ही मौजूद है। मैं जल्दी से उनके घर की ओर बढ़ा। जाकर उनसे मिलकर अपना पहले दिन से लेकर आज तक का जो जो मामला मेरे साथ पेश आया था उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, पर एक दो बातें जो मुझे अजीब लग रही है, जैसे तुम्हारी शादी की पहली रात वाला किस्सा, वीरान और घने जंगल में उसका घर, उसकी माँ का तुम्हें नज़र आना और अचानक से गायब हो जाना, और कल रात उसका कच्चा गोश्त खाना। जहाँ तक मैंने सुना है कि दूसरी मखलूक भी खाना खाती है, ज़िंदगी बसर करती है, प्यार मोहब्बत, बच्चे, यहाँ तक कि वो आपस में झगड़ते भी हैं। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम आज रात ही एक काम करके देखो और फिर उस पर ध्यान दो। अगर वो नॉर्मल रही तो घबराने की कोई बात नहीं, पर अगर उसने उसका बिल्कुल उल्टा किया तो जितना जल्दी हो सके उससे दूर भाग जाना। और वह तरीका ये था, कमरे में कच्चे गोश्त के कुछ टुकड़े रखूं और उसे अपनी तरफ उलझाकर रखूं। अगर वो मेरी तरफ से हटकर गोश्त की तरफ जाने लगे तो मैं फ़ौरन घर से भाग जाऊं। मैंने रास्ते से घर जाते हुए कुछ कच्चा गोश्त खरीद लिया और पड़ोसियों के पास रखवा दिया। रात हुई, हम दोनों बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसका सारा ध्यान मेरी तरफ है और अब मौलवी साहब की बात पर अमल करना शुरू किया जाए। मैंने उससे कहा कि जाकर कपड़े बदल कर आओ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो, और वो तुरंत ही चली गई। इतने में मैं पड़ोसियों से गोश्त ले आया और साथ ही टेबल पर ढक कर रख दिया। वो आई और मेरे पास आकर बैठ गई। मैं भी खुश था क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ मेरी ही तरफ था। फिर अचानक ही वह मुझसे दूर हट गई और कुछ सूंघने लगी। मेरे माथे पर पसीना आना शुरू हो गया और वो अचानक ही टेबल की तरफ लपकी और बर्तन को खोलकर बोली, वाओ, खून वाला गोश्त। इतना कहकर उसने हबशियों की तरह गोश्त को कच्चा ही चबाना शुरू कर दिया। लेकिन आज मैं उसका ये भयानक रूप देखकर इतना डर गया कि अचानक कांपते हुए मैं पलंग से नीचे गिरा और दिल में ऐसा दर्द उठा कि कुछ ही पलों में मैं अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।